हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को CUT पीजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है एग्रीकल्चर साइंस का, उसका पहला दिन है। पहला क्लास मैं कराने वाला हूँ। 20 दिन आप लोगों का बचा है टोटल, मैं बोल दूँ तो 20 दिन बचा है और 20 डेट चैलेंज लेके हम लोग चलेंगे। इस 20 दिन में मैं जो भी बताऊँगा, यदि आप लोगों ने उतना पढ़ लिया तो एग्रीकल्चर साइंस का जो एंट्रेंस आप लोगों का है CUT पीजी का, वो निकल जाएगा। तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिएगा। आपके पास भी बुक होगा, उसमें भी ये सब दिया होगा, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना आप लोग को उसका आइडिया नहीं है। तो मैं जितना बता रहा हूँ बस आप लोग उतना पढ़ लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग का एंट्रेंस जो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आज का पहला दिन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक एक क्लास जो है वह लगभग 40 से 45 मिनट का होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में, इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में, उन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलियम एस गॉड। विलियम एस गॉड जी जो थे, उन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड जो है विलियम एस गॉड ने दिया था। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यह अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। यह प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, ठीक है। 1970 में इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, हरित क्रांति शब्द जो है वह विलियम एस गॉड ने दिया है। और इसका जो जनक है, जो फादर हैं वर्ल्ड में, वह नॉर्मन ई बोरलॉग है, ठीक है। आगे देखेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। इनको गेहूं के प्रजनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। वीड ब्रीडर के रूप में भी इनको जाना जाता है। सतत हरित क्रांति शब्द जो एवर ग्रीन वर्ड है, वो इन्होंने ही दिया था। 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। 1987 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलेनियम पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया था। इनकी पुस्तक यदि पूछ दी MS स्वामीनाथन की पुस्तक कौन सी है, तो वीट रिवोल्यूशन, ठीक है। इतना याद रखिएगा। दो साइंटिस्ट क्लियर हो गए आप लोगों को, विलियम एस गॉड, नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आगे देखेंगे वर्गीज कुरियन। तो भारत में सफेद क्रांति की जनक के रूप में इनको जाना जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड योजना जो 1970 से 1996 तक चला था, उसके जनक थे यह। 1963 में मैगसेसे पुरस्कार से वर्गीज कुरियन जी को सम्मानित किया गया था, ठीक है। और वर्ष 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। देखिए कब सम्मानित किया गया था, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने दूध के क्षेत्र में काम किया था, मतलब मिल्क के क्षेत्र में काम किया था, इसके लिए इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे SK वसल। इसकी वसूल इंपॉर्टेंट है भाई। मक्का प्रजनक इनको बोला था, ठीक है। मक्का मेज ब्रीडर, जो कि इन्होंने सीमेड मैक्सिको में किया था। उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन मक्का के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। सन 2000 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे हैं डॉक्टर KL चड्ढा। तो फल वैज्ञानिक या सुनहरी क्रांति के जनक हैं डॉक्टर KL चड्ढा। आगे डॉक्टर RS परोदा। इन्होंने चारे वाली फसल जो है उनको, उनका प्रजनन, उनको ब्रीड किया था, ठीक है। यह राजस्थान के रहने वाले थे, ठीक है। और ICAR के प्रथम महानिदेशक भी रह चुके हैं डॉक्टर RS परोदा। आगे देखेंगे डॉक्टर संजय राजाराम। इसमें देखिए जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ मैं उसको बताता जाऊँगा, आप लोग उसको देखते जाइए। डॉक्टर संजय राजाराम यह अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ प्रजनक है, ठीक है, इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर हैं। वर्ष 2001 में इनको चीन के फ्रेंडशिप मेडल से सम्मानित किया गया था, ठीक है। DGS खुश। तो चावल प्रजनक व सुपर चावल की अवधारणा इन्होंने ही दी थी, ठीक है। याद रखिएगा, सुपर चावल की अवधारणा किसने दी थी, डॉक्टर GS खुश, ठीक है। इन्होंने सुपर चावल की अवधारणा दी थी। सन 2000 में इनको वोल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे हैं डॉक्टर NG दस्ताना। तो इन्होंने सिंचाई निर्धारण पर कार्य किया था, सिंचाई को निर्धारित करने पर कार्य किया था। आगे हैं डॉक्टर SS बिन्स। तो इन्होंने रिले क्रॉपिंग व फसल पद्धति पर कार्य किया। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पर कार्य किया था। आगे डॉक्टर BL भारद्वाज। तो इन्होंने गेहूं की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गेहूं के जो क्रांतिक अवस्था होती है उसके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था। तो किसने बताया था भैया, डॉक्टर BL भारद्वाज ने बताया था, ठीक है। किसने, डॉक्टर BL भारद्वाज। और डॉक्टर KL चड्ढा ने क्या किया था,
तो डॉक्टर के एल चड्ढा जो हैं वह सुनहरी क्रांति के जनक माने जाते हैं, फल वैज्ञानिक थे। आगे देखेंगे निकोलस ने कार्यात्मक पोषक तत्व के बारे में बताया 1961 में। आगे है आर्नान व स्टाउट, तो ये आर्नान स्टाउट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे परिहार, डॉक्टर गौतम के बारे में जानते हैं तो डॉक्टर गौतम बाजरे की नर्सरी के बारे में उन्होंने बताया था। और डॉक्टर सी टी पटेल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 22 डॉक्टर सी टी पटेल जो हैं इन्होंने कपास की सबसे अधिक उपज देने वाली पहली संकर किस्म H4 को विकसित किया था सूरत गुजरात में। सबसे पहली वाली हाइब्रिड जो विभिन्न क्रॉप की हैं मैंने उसको बताया हुआ है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है। आगे लिविक, तो कृषि रसायन के जनक, न्यूनता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम का सिद्धांत दिया था लिविक ने। ठीक है। आगे देखेंगे रूडोल्फ स्टेनर। ठीक है, रूडोल्फ स्टेनर, तो इनको फादर ऑफ बायोडायनेमिक कहा जाता है। ठीक है, रूडोल्फ स्टेनर, याद रखिएगा रूडोल्फ स्टेनर को फादर ऑफ बायोडायनेमिक बोला जाता है। आगे हैं हार्वर्ड और वार्ड, तो इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। आगे डॉक्टर रामदास, इनको फादर ऑफ मेट्रोलॉजी। होपकिंस को बायो क्लाइमेट लॉ के, जो होपकिंस है इन्होंने बायो क्लाइमेट लॉ दिया था। आगे गार्डनर एवं एलार्ड, तो ये फोटो पीरियोडिज्म कॉन्सेप्ट को दिया था 1920 में। ठीक है, गार्डनर और एलार्ड ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सॉरी F.W. वेंट के बारे में नहीं, इतने डॉक्टर डॉक्टर विचो। ठीक है मतलब ये वेस्लिया की जो के बारे में जानेंगे, तो इनको फादर ऑफ पेडोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, पेडोलॉजी के पितामह इनको बोल सकते हैं। ठीक है। जेंथ्रोटूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जेंथ्रोटूल पूछ चुका है जेंथ्रोटूल के बारे में, तो जेंथ्रोटूल जो है भू परिष्करण की पितामह है। ठीक है, टीलेज जो होता है, जो भू परिष्करण होता है उसके फादर हैं। खरपतवार विज्ञान के इनको जनक बोला जाता है इनको। इनकी बुक है हर्ष होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है, हर्ष होइंग हस्बेंड्री। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जेंथ्रोटूल जो है इनके बुक का क्या नाम है, हर्ष होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, ट्रिपलेट शून्य भू परिष्करण के बारे में उन्होंने बताया। आगे हैं वीनो का ग्राडस्की, तो इनको मृदा सूक्ष्म जीव के जनक कहा। देखिए मृदा सूक्ष्म जीव के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, और एमएल ट्रंग जो है इनको मृदा परीक्षण तकनीक के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे हैं पीटर डी क्रिसेंजी, तो इनको सस्य विज्ञान के पितामह के रूप में जाना जाता है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। आगे हैं यार्थर यंग, तो इनके बुक का नाम है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। और पीएच कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो पीएच कॉन्सेप्ट सोरेनसन ने दिया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे वाई एन नेने के बारे में। वाई एन नेने, तो धान के खैरा रोग को इन्होंने ही बताया था 1966 में। डॉक्टर आर के मलिक, हिसार में फैलेरिस माइनर की आइसोप्रोट्यूरान के प्रति प्रतिरोधकता देखी थी इन्होंने, किसने, डॉक्टर आर के मलिक ने। ठीक है। ईस्ट व सल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ईस्ट और सल 1910 में मक्का की एकल संकरण तकनीक दी थी। ठीक है, सिंगल क्रॉस जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्होंने दी थी ईस्ट और सल ने। संकर मक्का की परिकल्पना भी इन्होंने दी थी, हाइब्रिड मिर्च की परिकल्पना भी इन्होंने दी थी। आगे डीएफ जोन्स, तो मक्का की द्विसंकरण तकनीक जो है डबल क्रॉस टेक्निक जो 1920 में डीएफ जोन्स के द्वारा दी गई, और हाँ सिंगल क्रॉस टेक्निक जो ईस्ट और सल के द्वारा दी गई। आगे एच.एफ. क्लेमेंट, तो इन्होंने क्रॉप लॉगिंग कॉन्सेप्ट इन शुगर केन दिया। ठीक है, क्या दिया, क्रॉप लॉगिंग कॉन्सेप्ट इन शुगर केन। हवाई नमक स्थान और पत्तियों के विशेषण के आधार पर पोषक तत्वों की मात्रा को ज्ञात करने के बारे में इन्होंने बताया। आगे टी.एस. वेंकटरमन, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, जो नोबल केन है उसके जनक इनको भी बोला जाता है, इन्होंने ही नोबल केन जो विकसित किया था। आगे रामानुजन, तो ट्रू पोटैटो सीड को विकसित किया था इन्होंने, रामानुजन ने। किसने, रामानुजन ने सत्य आलू बीज तकनीक को, ट्रू पोटैटो सीड विकसित किया था। इसके लिए बीज दर कितना होता है, तो 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे पुष्करनाथ, तो पुष्करनाथ ने डेवलप किया था सीड प्लॉट टेक्निक। याद रखिएगा ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक जो है उसको रामानुजन ने, सीड प्लॉट टेक्निक जो है वह पुष्करनाथ ने किया था। और केसी मेहता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में गेहूँ की जो रस्ट डिजीज होती है, रोली जिसको बोल देते हैं हिंदी में, उसके रोग पर कार्य किया था डॉक्टर केसी मेहता ने। ठीक है भैया, किसने, डॉक्टर केसी मेहता ने कार्य किया था। आगे देखते हैं, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भाई, रिम्पू, बहुत इम्पॉर्टेंट है रिम्पू।
रिम्पू जो है यह इन्होंने पहला मानव निर्मित खाद्यान्न ट्रिटिकल विकसित किया था। ठीक है, पूछ दिया ये अभी एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्रिटिकल किसने विकसित किया था? रिम्पू ने किया था। और ये ट्रिटिकल यह पहला मानव निर्मित खाद्यान्न है। ठीक है, नागाहेरू इन्होंने सरसों का त्रिकोण दिया था। ठीक है, ट्रिंगल ऑफ मस्टर्ड इन्होंने ही दिया था। आगे ईजे बटलर, तो बाजरे की जो हरित बाली रुख है उसकी खोज इन्होंने की थी। भारत में प्लांट पैथोलॉजी के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, ईगो प्रोटिक्स, तो इन्होंने सुनहरा चावल की कल्पना दी थी। ठीक है, सुनहरा गोल्डन राइस की परिकल्पना इन्होंने ही दी थी। आगे एस नागराजन, इन्होंने ही सुपर गेहूँ दिया था। ठीक है, सुपर गेहूँ, सुपर चावल किसने दिया था? अभी मैंने पीछे बताया था, आप लोग कमेंट में बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद हुआ। तो यस नागराजन ने सुपर गेहूँ दिया था, सुपर वीट कॉन्सेप्ट की परिकल्पना दी थी। आगे सी डी माई, तो इन्होंने बीटी कॉटन जो है उसको दिया था इंडिया में। नीतीश कुमार इंद्रधनुष क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हिल्टनर ने राइजोस्फीयर शब्द दिया था। ये सब देखिए पूछ लेता है कभी कोई। फंक ने विटामिन शब्द दिया, फ्रैंक ने माइक्रोराइजा और कुआने ने एंजाइम शब्द दिया था। आगे जी कालो एंड सी एम रिक, इन्होंने इम्प्रूवमेंट इन टोमेटो, मतलब टोमेटो की इम्प्रूवमेंट पर कार्य किया था। ठीक है भैया। आगे डॉक्टर हरभजन, भिंडी में सुधार किया था। आगे देखते हैं डॉक्टर जेनसन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा आप लोग कि सबसे पहले फूल गोभी जो है भारत में किसके द्वारा लाया गया? ठीक है, और कहाँ से लाया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले फूल गोभी जो 1822 में लंदन से लाया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर जेनसन के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर जेनसन ने 1822 में सबसे पहले लंदन से फूल गोभी को भारत लाया था। जोन्स व मांग, सेल्फिंग एंड मासिंग मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ओनियन, ओनियन में सेल्फिंग और मासिंग मेथड को इम्प्रूव किया था। आगे केवी पीटर, भारतीय मसालों में इन्होंने सुधार किया था। आर एस एमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कॉन्सेप्ट भी आर एस एमिन के द्वारा दिया गया था। आगे पियर्सन, फूलगोभी में मेल स्टेरिलिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेल स्टेरिलिटी जो है वह पियर्सन ने दिया था फूलगोभी में। डी ई केंडोले, फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी के रूप में इनको जाना जाता है। मैरी गौड़ा, तो भारत में उद्यान विज्ञान के फादर हैं, मतलब फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर के रूप में मैरी गौड़ा को जाना जाता है, एम एच मैरी गौड़ा। आगे डॉक्टर बी पी पाल, तो इन्हें रोज ब्रीडर बोला जाता है। इनके बुक का नाम है द रोज इन इंडिया, इनके बुक का क्या नाम है? द रोज इन इंडिया। ठीक है भाई, आगे देखेंगे एस के रॉय ने जीरो एनर्जी कूल चेम्बर दिया था, जिसे शॉर्ट में ZECC बोला जाता है। ठीक है, मतलब इसमें किसी भी एनर्जी का यूज नहीं होता, बिना एनर्जी का यूज किए ही हम लोग ठंडा कर सकते हैं। इसके लिए इसको बुलाता है, फलों के भंडार के लिए इसका यूज करते हैं। आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहला है दीपा, तो दीपा का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, जिसे फरवरी 1914 में लागू किया गया मद्रास में। ठीक है, दीपा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, याद रखिएगा। दीपा का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। कब लागू किया गया? फरवरी 1914 में। कहाँ पे? मद्रास में। अगला है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सन 1955 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। आगे सीड एक्ट, बीज अधिनियम, तो बीज अधिनियम सन 1966 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में लागू हुआ और 1971 में लागू हुआ। ठीक है, दो बार लागू हुआ था, एक बार 1968 में, एक बार 1971 में। ऐसे सीड एक्ट भी दो बार लागू हुआ, एक बार 1966 में, एक बार 1969 में। ठीक है, अगला है फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर, तो 1957 में इसको क्या किया गया था? इसका आदेश दिया गया था। ठीक है, इसको लागू किया गया था और इसको रीडिफाइंड किया गया, मतलब फिर से इसको ला गया 1985 में। आगे सीड कंट्रोल ऑर्डर, बीज नियंत्रण आदेश 1983 में लागू किया गया, और सीड पॉलिसी जो बीज नीति 2002 में। ठीक भैया, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है भैया, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जानेंगे जो कि मैंने लिखा हुआ है, जो इसमें से बहुत सारा आप लोगों को आता भी होगा। जिसमें पहला है IARI का पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में 1905 ईस्वी में इसको स्थित किया गया था, या इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका पहले नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और पहले यह पूसा बिहार में था। ठीक है, पहले यह कहाँ पर था? पूसा बिहार में था।
और लॉर्ड कर्जन के पर्यवेक्षण में यह बना था, सुपरविजन में यह बना था। ठीक है। 1934 में जब अर्थक्वेक आ जाता है पूसा बिहार में, तो उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाता है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा थोड़ा सा इसका इतिहास कि IARI का पुराना नाम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। उसके बाद यह बिहार में स्थित था, पूसा बिहार में। सन 1934 में भूकंप आता है, जिसके बाद इसको 1936 में शिफ्ट कर दिया था नई दिल्ली में। ठीक है। और 1958 में इसका IARI डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। ठीक है। इसको IARI को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। इसका वर्तमान में नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में निदेशक कौन, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे है ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसका भी पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था, जिसको बाद में जब दिल्ली में शिफ्ट हुआ ना IARI, तो सबका लगभग जो इंपीरियल था सबको इंडियन कर दिया गया। ठीक है। आगे देखेंगे CAZRI। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, वही ICAR के प्रेसिडेंट होते हैं। तो वर्तमान में कौन, आप लोग बताइएगा। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं अगले वीडियो में उसको बता दूंगा। आगे CAZRI फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में स्थित है। सन 1959 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। आगे है DARE का पूरा नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट भैया, एकदम इम्पॉर्टेंट। CAU मतलब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कितने हैं भैया, तो कुल 3 है। कौन कौन से, CAU इम्फाल मणिपुर, 1993 में इसको शुरुआत की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय बोल सकते हैं, या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में 2014 में इसको शुरुआत की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि पूसा समस्तीपुर बिहार में स्थित है, जो इसको 2016 में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट था भाई। आगे चलते हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारा फुल फॉर्म है भाई, लेकिन पढ़ना वही है जो कि अच्छा रहे, जो कि आए समझ में। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में आ जाए। ऐसा नहीं कि हम बस पढ़ रहे और आए ही नहीं एग्ज़ाम में कुछ। तो इसके लिए हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे देखेंगे CAZRI। तो CAZRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में स्थित है। 1959 ईस्वी में इसको स्थित किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इसको बोला जाता है। आगे AFRI। तो AFRI का पूरा नाम होता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में ही है। अगला क्वेश्चन है IISR। तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला है IIPR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला है IIVR। तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि वाराणसी में है। कहाँ पे है भाई, वाराणसी में है। अगला है IRRI। IRRI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में है। 1960 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सीमेट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ठीक है, मेक्सिको में 1966 में इसकी शुरुआत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, सीमेंट पूछ लेता बार बार। अगला CTRI। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। अगला CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा में स्थित। 1946 में इसको लागू किया गया था, मतलब शुरुआत की गई थी, लागू नहीं शुरुआत। क्रीडा CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद तेलंगाना में है। 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो क्रीडा का फुल फॉर्म CRIDA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला है नाबार्ड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है देखिए सब लोग क्या सोचते हैं भाई ना, NABARD है, तो सोचते हैं जैसा दिया है सीक्वेंस में वैसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कन्फ्यूज हो जाते हैं सब लोग। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। अगला है NBSSLUP। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग।
जो कि नागपुर में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग जो कि नागपुर में है। NBSSLUP का फुल फॉर्म ये होता है। ठीक भैया। आगे इक्रिसेट ICRISAT इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि हैदराबाद में स्थित है। 11 अक्टूबर 1972 इसमें इसकी स्थापना हुई थी। अगला NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। और एगमार्क का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि नागपुर में 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। कुछ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग नोट करिएगा, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। बताता हूँ आप लोगों को। NIBSM NIBSM, एक मिनट, NIBSM कुछ बात मैं बता रहा हूँ जिसको आप लोग सुनिएगा, जिसको मैंने लिया नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। कहाँ पर है? रायपुर छत्तीसगढ़ में है। एक मैंने आप लोग क्वेश्चन बताया अभी NBSSLUP। ठीक है। जो कि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। यह जो है ना, इसके कुछ क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, जो कि बेंगलोर, कोलकाता, जोरहट आसाम, नई दिल्ली और उदयपुर में, तो यह भी याद रखिएगा। तो बस इतने कुछ फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने बताया, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे और जो पूछे जा सकते हैं, मैंने उनको बताने की कोशिश की। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए, नेशनल ब्यूरो पूछ सकता है, तो नेशनल ब्यूरो मैं कुछ बता देता हूँ। पहला है NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि नई दिल्ली में है। NBAGR तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि करनाल हरियाणा में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि मऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर है? मऊ उत्तर प्रदेश में है। NBAS नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंस इंसेक्ट्स, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। इसका अब नाम हो गया है, सॉरी, इसका पहले नाम था PDBC प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब इसका नाम हो गया NBAS नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंस इंसेक्ट, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में है। और अगला नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और एक NBSSLUP, जो कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया। अब मैंने जो छोटा छोटा था, जैसे WTO हो गया, WMO हो गया, इस सब का फुल फॉर्म नहीं बताया है, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यह तो हो गया आपका फुल फॉर्म। अब मैं कुछ आप लोगों को और बेसिक जानकारी दूंगा। तो वो मैं बता रहा हूँ कुछ वर्ड के बारे में कि कौन से भाषा का शब्द है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आगे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर जो है लैटिन शब्द है। और एग्रोनॉमी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जिसमें लास्ट में कल्चर आ जाता है। कल्चर वह क्या होता है? 99% ऐसा देखा गया है वह लैटिन होता है। और जिसमें लॉजी आ जाता है वह क्या होता है? ग्रीक होता है। लेकिन एक पोमोलॉजी जो है हमेशा अपवाद में चलता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी ऐसा वर्ड है भाई, जो कि ग्रीक और लैटिन दोनों से मिलकर बना है। यह दो लैटिन शब्द पोमम, यह लैटिन शब्द पोमम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और ग्रीक शब्द लॉजी से मिलकर बना है, जहाँ पोमम का मतलब होता है फल और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो फलों की खेती का अध्ययन जो हम लोग करते हैं, तो उसको ही पोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही सॉइल साइंस हो गया, तो सॉइल साइंस भी लैटिन शब्द है, पेडोलॉजी भी। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। मानसून एक देखिए वर्ड पूछ देता है कभी कि मानसून, पिछली बार पूछा था मानसून। मानसून जो है अरबी वर्ड है। कौन सा है? वह अरबी वर्ड है। कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व महिला दिवस 8 मार्च, कंज्यूमर डे विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व योग दिवस 21 जून, राष्ट्रीय कृषि दिवस 1 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दिवस ICR दिवस 16 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व मछली दिवस या वर्ल्ड फिश डे 21 नवंबर, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर,
और वर्ल्ड सॉइल डे विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं जिसको मुझे बताना है आप लोगों को, जैसे 2004 को, 2004 जो है ना, 2004 को बोला जाता है, 2004 को चावल वर्ष बोला जाता है, चावल वर्ष। इसको राइस ईयर बोला जाता है। 2004 को राइस ईयर बोला जाता है। ऐसे 2005 को फिजिक्स या माइक्रो फाइनेंस ईयर बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 2006 को डिजर्टिफिकेशन ईयर बोला जाता है। याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ आप लोग बस आंख बंद करके मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। 2004 को राइस ईयर, 2005 को फिजिक्स या माइक्रो फाइनेंस ईयर, 2006 को डिजर्टिफिकेशन ईयर, 2007 को वाटर ईयर, 2008 को पोटैटो ईयर, 2009 को फाइबर ईयर, 2010 को बायोडाइवर्सिटी ईयर और 2011 को फॉरेस्ट ईयर, 2012 को कोऑपरेटिव या हार्टिकल्चर ईयर, 2013 को वाटर कोऑपरेशन ईयर, 2014 को फैमिली फार्मिंग ईयर, 2015 को सॉइल ईयर, 2016 को पल्सेस ईयर, 2017 को सस्टेनेबल टूरिज्म ईयर, 2018 को कोर्ज मिलेट ईयर। ठीक है, तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष थे। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो कि मैंने बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपका क्लास जो है लगभग 40 मिनट का होने वाला था, लेकिन लगता नहीं है कि 40 मिनट तक हो पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ आप लोग को इतने कम टाइम बता दिया है। 20 दिन का चैलेंज है, 20 दिन मैं जितना बता रहा हूँ बस आप लोग मेरे कहने पर उतना पढ़ लीजिए, अपना भी पढ़ते रहिएगा, लेकिन मैं जितना बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। उम्मीद करूँगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ और बता देता हूँ आप लोग को। कुछ महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में बताता हूँ कि जैसे हरित क्रांति है किससे संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो यार तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, यह हरित क्रांति शब्द विलियम एस गॉड ने दिया था। इसके लिए महत्वपूर्ण फसल कौन कौन सी हैं, तो चावल और गेहूँ। ठीक है, चावल और गेहूँ। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, एन बोरलॉग हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, जो कि मैंने बता ही दिया। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी ना, गेहूँ जो है, गेहूँ इसमें जो बौनापन आता है उसके लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है, तो नोरिन 10 है। कौन सा है, नोरिन 10। गेहूँ में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन होता है नोरिन 10, और भारत में गेहूँ के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन, ठीक है, भारत में बात करें तो RH1 और RH2, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको RH2 जो है इसको आइसोलेट किया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने। ठीक है, यह जो है हाइट को रिड्यूस करता है, हाइट को रिड्यूस करता है, क्या करता है, हाइट को रिड्यूस करता है, तो याद रखिएगा। अगला है चावल के बौनेपन के लिए जीन, उत्तरदायी जीन, तो DGU याद रखिए, DGU। तो यह चावल में उत्तरदायी जीन होता है बौनेपन के लिए। कभी कभी पूछ, ये देखिए हरित क्रांति की बात हो गई, कभी कभी पूछता है पीली क्रांति किससे संबंधित है, मतलब येलो रिवोल्यूशन, तो तिलहन उत्पादन से। इसके फादर सैम पित्रोदा थे। वाइट रिवोल्यूशन दूध उत्पादन से, इसके फादर वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन जो है फर्स्ट चेयरमैन थे NDDB के, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले चेयरमैन थे। ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो मछली और समुद्री उत्पादन वृद्धि से रिलेटेड है। पिंक रिवोल्यूशन प्याज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ब्लैक रिवोल्यूशन बायोडीजल और जैव ईंधन से संबंधित है। रेड रिवोल्यूशन मांस और टमाटर उत्पादन से। राउंड रिवोल्यूशन आलू उत्पादन से। गोल्डन रिवोल्यूशन फल उत्पादन से। और रेनबो रिवोल्यूशन कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि से। इंद्रधनुष जो क्रांति इसको पूछ दिया था पिछली बार, मतलब 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब यह बात हो गया। अब कुछ बात देखेंगे फसलों के उपनाम के बारे में। कुछ फसल जो है उनके कुछ उपनाम है, जैसे अनाजों का राजा कौन है, तो गेहूँ है। अनाजों की रानी कौन है, मक्का। इस प्रकार से तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को। अनाजों का राजा कौन, गेहूँ। अनाजों की रानी कौन, मक्का। मोटे अनाजों का राजा कौन, ज्वार। और दलहनों का राजा कौन, चना। दलहनों की रानी कौन, मटर। तिलहनों का राजा कौन, मूंगफली। तिलहनों की रानी, तिल। ठीक है, मैं इसको हिंदी में बोला हूँ, आप लोग कुछ उल्टा मत सोच लीजिएगा। अगला है फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट, आम। क्वीन ऑफ फ्रूट, लीची। ठीक है, और शीतोष्ण फलों का पूछिएगा, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, बहुत इंपॉर्टेंट, तो एप्पल। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, एप्पल। किंग ऑफ स्पाइसेस मतलब मसालों का राजा, काली मिर्च।
ठीक है, जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं। मसालों की रानी छोटी इलायची। सब्जियों का राजा आलू। सब्जियों की रानी भिंडी। फूलों का राजा गुलाब। फूलों का राजा कौन सा है? गुलाब है, ठीक है। और यह कुछ बातें होगी जो कि मैं बता दिया, कौन सा राजा होता है, कौन सी रानी होती है। आगे देखेंगे, बस एक टॉपिक अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, बस उसके बाद हम लोग वीडियो को बंद कर देंगे। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 328.74 मतलब 74 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 328.74 मिलियन हेक्टेयर का है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। कुल रिपोर्टिंग एरिया कितना है? 306 मिलियन हेक्टेयर। जितना मैं बता रहा हूँ उतना सिर्फ ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए अपने आप याद हो जाएगा। भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। कुल रिपोर्टिंग एरिया 306 मिलियन हेक्टेयर है। विश्व क्षेत्रफल का भारत में प्रतिशत 2.4% जो है भारत का विश्व के क्षेत्रफल में है और 7वां स्थान है। भारत में खेती योग्य कुल भूमि 162 मिलियन हेक्टेयर। कुल फसल उगाए जाने वाला क्षेत्र 195 मिलियन हेक्टेयर। भारत में खेती पर निर्भर जनसंख्या 54.6%। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल 76 मिलियन हेक्टेयर। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 59 मिलियन हेक्टेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा। देश में कृषि का कुल जीडीपी में योगदान, भारत हमारा जो देश है इसमें जो कृषि है वह जीडीपी में कुल कितना योगदान देती है? तो 2016-17 का डाटा जो था, 2016-17 में 17.32% देती थी जीडीपी में योगदान, और वर्तमान समय में 18.2% देती है, ठीक है, जीडीपी में योगदान। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत, हाँ, और यहाँ की फसल सघनता कितनी है भाई? भारत की फसल सघनता कितनी है? 142%, याद रखिएगा। देश में कुल वन क्षेत्र 20.4%, कितने? 20.4%। वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 में बना था। और प्रति व्यक्ति, इम्पॉर्टेंट, प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता कितनी है भारत में? तो भैया पहले थी 0.15 हेक्टेयर, 0.15 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति। लेकिन वर्तमान समय में 0.12 हेक्टेयर हो गया, क्योंकि भाई जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, इसकी वजह से कम हो गया अब, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, कुल भारत का 10.4% है भाई, अकेले, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए। बहुत सारे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट सब यही थे। आगे देखेंगे अब कल हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा। कितना हो गया टाइम? 32 ही हुआ, अभी 3 मिनट और देखेंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982, मैंने बता ही दिया, ठीक है। भारत का प्रथम केवीके, इम्पॉर्टेंट, प्रथम केवीके भारत का, तो TNAU के द्वारा के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी पुडुचेरी में। कहाँ पर? पुडुचेरी में। TNAU का पूरा नाम है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ICAR के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र तो पाली। भारत में कुल कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 64। केंद्रीय 3 है, ठीक है। केंद्रीय 3 में कौन कौन से मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। तो कुछ और जानते हैं? टेट्राजोलियम परीक्षण जो होता है, टेट्राजोलियम परीक्षण, ठीक है, TZ टेस्ट, ये किसके लिए किया जाता है? तो बीज की जीवन क्षमता को मापने के लिए कि बीज की जीवन क्षमता कितनी है, इसके लिए। IARI के प्रथम निर्देशक डॉक्टर बी विश्वनाथ, ठीक है। IARI के प्रथम निर्देशक डॉक्टर बी विश्वनाथ थे। कौन? डॉक्टर बी विश्वनाथ। और कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जून से 31 मई तक कृषि वर्ष होता है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। और अभी हाल ही में कौन से प्रमुख कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा है? तो एंडोसल्फान, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि हाल ही में कौन से कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा है? तो एंडोसल्फान पर लगा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मैंने जो भी बताया आप लोगों को बहुत कुछ इसमें अच्छा लगा होगा, सब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। देखिए मैं 20 दिन का चैलेंज आप लोगों को दिया हूँ, आगे क्लास इससे लंबा आएगा, पहला क्लास इसलिए थोड़ा छोटा है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो आप लोगों का CUT PG से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक हो, यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये नंबर मैं दे देता हूँ 9628363046, इस पे व्हाट्सअप करके आप अपना क्वेश्चन या डाउट पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।